नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और बच्चों यदि भारतीय संविधान की बात करें तो हमारा भाग 5 चला हुआ था। और भाग 5 में बच्चों जो हमने लास्ट क्लास ली थी वो हमने जो पढ़ा था बच्चों वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में हमने पढ़ा था। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय बच्चों वो कंप्लीट हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट की बच्चों हमने 2 क्लासेस ली थी। उन 2 क्लास में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा समाप्त हो गया था। तो यदि आज की बात करें बच्चों तो आज जो हम भाग 5 में पढ़ेंगे, आज इस भाग 5 को समाप्त कर लेंगे और आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिससे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। देखिए बच्चों, हमने भाग 5 पढ़ा था, यानी कि भाग 5 ही चल रहा है और हमने कहा था कि भाग 5 में क्या है, संघ की शासन व्यवस्था है। जो संघ है, संघ की शासन व्यवस्था है बच्चों। और ये भाग 5 जो है बच्चों कहां से कहां तक है, तो हमने कहा था 52 से लेकर 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो 151 तक ही पढ़ लेंगे। हमने बात कर ली बच्चों, इसी में पढ़ा था हमने। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। जब बच्चों हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। इसी भाग में बच्चों हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति। और जब बच्चों हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने कहा था उपराष्ट्रपति 63 से लेकर 69 तक है। इसी में बच्चों हमने मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री पढ़ा और हमने कहा था प्रधानमंत्री किसमें 74 में है, 75 है, 77 है और 78 है। इसी के अंतर्गत बच्चों हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था महान्यायवादी। और जब महान्यायवादी पढ़ा था तो वो पढ़ा था अनुच्छेद 76। इसी में बच्चों हमने संसद पढ़ी और जब संसद पढ़ी तो हमने अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। इसी के अंदर लोकसभा थी संसद के अंदर और इसी के अंदर राज्यसभा थी। उसके बाद बच्चों हमने इसी में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हमने अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो अब बात करें बच्चों तो जो कैग है, इसे शॉर्ट में कैग बोल देंगे हम। तो जो कैग है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। यानी कि जो आज कैग है, कैग को पढ़ते ही हमारा भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं हम कैग की ओर और देखते हैं कि जो कैग है इसके क्या कार्य है, इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, उन सभी चीजों को जो है बच्चों हम समझेंगे। तो हमने कहा कि जो बच्चों कैग है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। तो आइए लिखते हैं इसमें। हमारा पहला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में लिखेंगे भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यानी ये कहा कि जो भारत है, भारत का बच्चों एक क्या होगा, कैग होगा। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अब बच्चों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है बच्चों, अगर इसकी हम योग्यता की बात करें कि जो हमारा कैग है, कैग की योग्यता क्या होगी, तो आइए बच्चों योग्यता हेडिंग डालते हैं। उसके बाद इसे हम देखते हैं कि योग्यता में क्या होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं बच्चों योग्यता। और बच्चों अगर योग्यता की बात करें, तो इसमें लिखेंगे संविधान में इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। ये कह रहा है कि बच्चों जो संविधान है ना, संविधान में इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। और उसकी योग्यता क्या होगी बच्चों, ये जो जिम्मेदारी दी गई है बच्चों, ये संसद को दी गई है।
इसकी योग्यता क्या होगी बच्चों? इसकी जो जिम्मेदारी है वो संसद को दी गई है कि संसद को यह तय करना था कि इसकी योग्यता क्या होगी, यानी कि संविधान में योग्यता नहीं लिखी हुई है। ठीक है, चलिए लिखते हैं बिंदु भी यहीं पे लिखेंगे। इसकी योग्यता निर्धारित करने की जिम्मेदारी, इसकी योग्यता निर्धारित करने की जिम्मेदारी इसकी योग्यता निर्धारित करने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये कह रहा है कि इसकी योग्यता निर्धारित करने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है, यानी ये आपका जो कैग है, कैग की क्या योग्यता होगी, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है बच्चों, वो किसे दी गई है? संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है बच्चों, संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। अब बच्चों हमारे पार्लियामेंट क्या है? हमारे पार्लियामेंट ने इसकी कोई ऐसी खास योग्यता निर्धारित नहीं की। मोस्टली क्या होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं उन्हें इसके पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो आईएएस होंगे, आईएएस को ही इसके पद पर नियुक्त किए जाएंगे। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यही इसकी एक प्रकार से हम योग्यता मान सकते हैं। तो आइए इस चीज को हम लिख देते हैं, लिखेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को ही, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को ही इसके पद पर नियुक्त किया जाता है, इसके पद पर नियुक्त किया जाता है, इसके पद पर नियुक्त किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? हमने बात करी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, जो आपके आईएएस होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होंगे बच्चों, जो आपका आईएएस अधिकारी होंगे, उन्हीं को सामान्यतः कैग के पद पर जो है बच्चों नियुक्त किया जाएगा। अब बच्चों हमने इसकी योग्यता तो देख ली, अब हम बात करें बच्चों इसकी नियुक्ति के विषय में कि जी इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो आइए देखते हैं नियुक्ति के विषय में भी कि जो इसकी नियुक्ति है, नियुक्ति करने का जो कार्य है वो कौन करेगा। तो डालते हैं हम हेडिंग नियुक्ति, जो हमारा हेडिंग है बच्चों वो होगा नियुक्ति, हेडिंग होगा बच्चों हमारा नियुक्ति। और बच्चों अगर नियुक्ति की बात करें तो इसकी जो नियुक्ति करने का कार्य करता है बच्चों, वो करता है राष्ट्रपति। तो नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बच्चों जो नियुक्ति करता है वो किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति बच्चों जो नियुक्ति करने का कार्य करता है वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो आइए लिखते हैं कैग की नियुक्ति, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, कैग की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और बच्चों मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि जो मंत्री परिषद है वो जिसका नाम भेजेगी बच्चों, उसी की जो नियुक्ति है वो कैग के पद पर की जाएगी। यानी कि हमने पहले देखा भारत में एक सीएजी होगा, हमने बात कर ली बच्चों उसकी योग्यता की, इसी के साथ बच्चों हमने बात कर ली उसकी नियुक्ति की। अब बच्चों अगर हम देखें कि जो कैग होगा, जो व्यक्ति कैग के पद पर नियुक्त होगा, उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा। तो आइए अब देखते हैं बच्चों उसके कार्यकाल के संदर्भ में बात करते हैं। तो अगर बच्चों हम कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे कार्यकाल। बच्चों अगर कार्यकाल के विषय में हम बात करें तो कार्यकाल में बच्चों हम लिख सकते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहे हैं कि जो कैग है, कैग का जो कार्यकाल है बच्चों, वो कह रहे हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले होगा। अब आपको होगा जी क्या पहले होगा, तो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, और जो बच्चों ए नाम का जो व्यक्ति है, इसे कैग के पद पर जो नियुक्त किया गया है बच्चों, वो किया गया है 60 साल की एज में। नियुक्त कितने साल की एज में किया है बच्चों? 60 साल की एज में। तो बच्चों जो रिटायर हो जाएगा, इसकी रिटायरमेंट की जो एज होगी वो कितनी होगी? 65 वर्ष होगी। 65 वर्ष में बच्चों ये जो व्यक्ति है ये रिटायर हो जाएगा कैग के पद से। और एक व्यक्ति है बच्चों 55 साल का, और इसकी 55 साल की उम्र में जो है कैग के पद पर नियुक्त हुआ। मान लीजिए कोई बी नाम का व्यक्ति है, तो इसकी जो रिटायरमेंट की आयु है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 61 वर्ष हो जाएगी। यानी कि किसी भी परिस्थिति में हम 6 वर्ष से ज्यादा नहीं रख सकते और 65 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं रख सकते। यानी 65 साल की एज में हर हाल में रिटायर करना है। और कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। 6 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। तो कोई 50 में बन गया तो 56 में रिटायर हो जाएगा, कोई 62 में बन गया तो 65 में रिटायर होगा, कोई 64 में बन गया तो 65 में रिटायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी किसी भी परिस्थिति में 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में जो भी बच्चों पहले होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं इसका कार्य। ये हो गया कार्यकाल। अब देखते हैं बच्चों हम इसका शपथ, कि शपथ क्या होगी। ठीक है, इस शपथ कौन दिलाने का कार्य करेगा। अगर बच्चों हम शपथ की बात करें तो शपथ में लिखेंगे इसे शपथ दिलाने का कार्य इसे शपथ दिलाने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है। इसे शपथ दिलाने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है कि जो आपका कैग है, कि जो कैग को जो शपथ दिलाएगा बच्चों, तो कैग को शपथ दिलाने का कार्य जो कौन करेगा बच्चों? तो वो करेगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम इसके वेतन की बात करें, तो बच्चों वेतन में हम लिख सकते हैं इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। इतनी बात क्लियर बच्चों। ये कह रहा है कि जो कैग है, कैग की जो सैलरी होगी, कैग का जो वेतन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होगा। यहाँ पर मुख्य जज नहीं, सीजीआई के समान नहीं, जो हमारे अदर जजेस हैं। और मैंने कहा था कि जो अदर जजेस हैं उनका वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। तो इसका वेतन जो है बच्चों वो भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला देखें, इसे पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो लिख सकते हैं हम पद से हटाना। तो अगर पद से हटाने की बात करें तो यहां पे लिखेंगे इसे उसी विधि से हटाया जाता है। इसे उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, इस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, हटाया जाता है। जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है कि जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कह रहा है इसे उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों जब हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था तो वहां पे हमने बात की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है? महाभियोग की विधि से हटाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि महाभियोग जो टर्म है बच्चों, उसका जो यूज हुआ है बच्चों, वो केवल किसके लिए हुआ है? वो केवल हुआ है राष्ट्रपति के लिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी यही लिखा है उसी विधि से, और यहां भी लिखा हुआ है उसी विधि से। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी बच्चों, वो मैंने आपको लिखवाई थी जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने सारी चीजें जो है आपको बताई थी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो फटाफट से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए बच्चों, इसे रफ करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए, हमने कैग के विषय में पढ़ लिया। योग्यता क्या होगी, उसकी नियुक्ति क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, उसका शपथ क्या कौन दिलाएगा, वेतन उसका क्या होगा, और उसके बाद अगर बात करें तो जो उससे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। तो नेक्स्ट होगा हमारा आर्टिकल 149। ये था बच्चों 148, 148। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा आर्टिकल 149 है। आर्टिकल 149 क्या कहता है, इस विषय में हम बात करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 149 है, 149 है, वो क्या कह रहा है, एक बार उसे भी देख लेते हैं बच्चों कि अनुच्छेद जो 149 है वो क्या कहता है। चलिए बच्चों, अब बात करें अगर हम 149 की, अगर बात करें हम बच्चों अनुच्छेद 149 की, तो जो अनुच्छेद 149 है बच्चों, उस अनुच्छेद 149 में जो हमारा कैग है, कैग के कार्य बताए गए हैं कि कैग के क्या क्या कार्य होंगे, ये अनुच्छेद 149 में बताए गए हैं। तो आइए लिखते हैं, यहां पे होगा अनुच्छेद 149। तो अगर अनुच्छेद 149 की बात करें बच्चों, तो उसमें है इसमें कैग के कार्यों का उल्लेख है। इसमें कैग के कार्यों का उल्लेख है। बच्चों ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 149 है, इसमें कैग के कार्य बताए गए हैं। और जो अनुच्छेद 148, 148 है, उसमें कह दिया कि भारत में कैग होगा। लेकिन जो अनुच्छेद 149 है, इसमें कह रहा है कि इसमें कैग के कार्य बताए गए हैं। अब क्या कार्य होंगे, तो आइए सभी देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, कैग के प्रमुख रूप से दो कार्य, कैग के प्रमुख रूप से दो कार्य होते हैं। कैग के प्रमुख रूप से दो कार्य होते हैं। यह कह रहा है कि जो कैग है, कैग के प्रमुख रूप से दो कार्य होंगे। अब कौन कौन से कार्य होंगे, तो जो पहला कार्य है बच्चों, उसे हम कहेंगे लेखांकन। और इंग्लिश में बोल देते हैं अकाउंटिंग। लेखांकन यानी अकाउंटिंग। अब हम बच्चों देखेंगे कि जो लेखांकन है, ये अकाउंटिंग है, आखिर वो है क्या चीज। जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, वो आखिर है क्या चीज। तो आइए इसमें लिखेंगे, भारत की संचित निधि
भारत की संचित निधि से निकाले गए, भारत की संचित निधि से निकाली गई, भारत की संचित निधि से निकाली गई रकमों का हिसाब, भारत की संचित निधि से निकाली गई रकमों का हिसाब कैग रखता है, भारत की संचित निधि से निकाली गई रकमों का हिसाब कैग रखता है, लिख रहा है भारत की संचित निधि से निकाली गई रकमों का हिसाब कैग रखता है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो कैग है वो भारत सरकार का एक प्रकार से अकाउंटेंट है। भारत सरकार के पास एक संचित निधि होती है बच्चों, जहां से वो पैसा खर्च करता है, तो उस निधि से कितना पैसा किस चीज के लिए निकालना है ये लिखने का काम बच्चों क्या करता है। ठीक है, अकाउंटिंग करेगा, लेखांकन करेगा आपका। तो हमने कहा कैग के दो कार्य हैं, इसमें से हमें एक कार्य पता लग गया, लेखांकन, अकाउंटिंग करना। भारत की संचित निधि से निकाली गई रकमों का हिसाब कैग रखता। एक बात क्लियर बच्चों, हमारा जो एक बिंदु था वो क्लियर हो गया। अब बच्चों अब देखते हैं कि इसका दूसरा कार्य क्या है। तो दूसरा कार्य है बच्चों अंकेक्षण, ब्लू मार्कर का यूज कर लो। अंकेक्षण, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, अंकेक्षण, ऑडिटिंग। अब देखते हैं बच्चों अंकेक्षण क्या है, ऑडिटिंग क्या है। आइए, कैग इस बात की भी जांच करता है, कैग इस बात की भी, यहां पे लिख देते हैं भी, जांच करता है, कैग इस बात की भी जांच करता है कि पैसा जिस मद के लिए, कैग इस बात की भी जांच करता है कि पैसा जिस मद के लिए निकाला गया था, पैसा जिस मद के लिए निकाला गया था, पैसा जिस मद के लिए निकाला गया था उसी के लिए खर्च हुआ है या नहीं, पैसा उसी के लिए खर्च हुआ है या नहीं। देखिए बच्चों, अब हमने यहां कह दिया कि कैग के दो काम हैं, एक है अकाउंटिंग और एक है ऑडिटिंग। लेखांकन अकाउंट ये कह रहा है कि भारत की संचित निधि से निकाली गई रकमों का हिसाब कैग रखता है। भाई भारत सरकार ने मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए निकाले और भारत सरकार ने कहा कि जी 1000 करोड़ रुपए निकाले हमने, वो दिल्ली से आपका हरिद्वार तक के लिए एक सड़क बननी है उसके लिए निकाले हैं, कैग ने लिख लिया, तो ये क्या होगी, अकाउंटिंग होगी। जब उसके बाद वो हाईवे तैयार हो गया तो आपका जो कैग है वो देखेगा कि सरकार ने उसी मद में पैसे खर्च करे हैं नहीं करे हैं। भाई वो 1000 करोड़ रुपए निकाले थे वो उसी हाईवे में लगाए, ये सरकार ने अपने पास रख लिए। तो इस बात का जो ध्यान रखता है वो कौन रखता है बच्चों, कैग रखता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अंकेक्षण बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। यानी कि अकाउंटिंग भी यही करेगा और अकाउंटिंग के साथ साथ बच्चों ये क्या करेगा, ऑडिटिंग भी करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब एक दो बिंदु और हैं उन्हें भी लिख देते हैं। अब कैग की अगर बात करें बच्चों, हमने कहा अकाउंटिंग भी करेगा, ऑडिटिंग भी करेगा। भारत सरकार की भी करता था और राज्य सरकार की भी। कोई राज्य सरकार की अलग से नहीं है, राज्य सरकार के लिए सेम यही है आपका, कैग ही है राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए। तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग के काम दोनों जो करता था बच्चों, कैग ही करता था। लेकिन बाद में एक चेंजेस किया गया और उस चेंज के तहत बच्चों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग थी, जो लेखांकन था, वो कैग ने करना छोड़ दिया। उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाएगी, सीजीए। तो अगर आज वर्तमान में बात करें तो आज फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें भारत सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करता है कैग।
और जबकि राज्य सरकार के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो दोनों कार्य करता है बच्चों, वो कौन करता है? कैग करता है। तो उस चीज को भी हम यहां पे लिख देते हैं, बच्चों हम लिख देंगे संघ सरकार, तो संघ सरकार के सामने लिख देंगे हम ऑडिटिंग। संघ सरकार के लिख रखा बच्चों ये ऑडिटिंग का कार्य है। और यहां पे लिख देंगे हम राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के सामने लिख देंगे अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग राज्य सरकार के लिए बच्चों, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो दोनों कार्य करेगा वो भी राज्य सरकार के लिए कैग ही कर रहा है, और संघ सरकार के लिए जो काम कर रहा है वो कर रहा है केवल ऑडिटिंग। अब आप कहोगे कि जी जो संघ सरकार है, संघ सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम कौन कर रहा है? तो मैंने बताया था आपको कि जो संस्था है, एक नई संस्था बनाई गई है और उस संस्था का नाम क्या है? CGA। तो आइए यहां पे लिखते हैं पॉइंट डाल के 1950 से 1976 तक संघ सरकार के लिए भी 1950 से 1976 तक संघ सरकार के लिए भी अकाउंटिंग का काम 1950 से 1976 तक संघ सरकार के लिए भी अकाउंटिंग का काम कैग करता था। 1950 से 1976 तक संघ सरकार के लिए भी अकाउंटिंग का काम कैग करता था, परंतु 1976 में CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, परंतु 1976 में CGA का गठन किया गया। CGA का गठन किया गया और वर्तमान में भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम यही करता है। और वर्तमान में भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम यही करता है। और वर्तमान में भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम यही करता है। यानी कि 1950 से 1976 तक अकाउंटिंग का जो काम करता था वो कौन करता था? कैग करता था। लेकिन फिर 76 में एक संस्था बनाई गई बच्चों, और उस संस्था का नाम क्या था? CGA था, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। और आज भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम ये करता है, और ऑडिटिंग का काम आज भी बच्चों कौन करता है? तो ऑडिटिंग का काम बच्चों आज भी हमारे लिए कैग ही करता है। तो ये अनुच्छेद 149 था, इसमें बताया गया कि कैग के क्या कार्य होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, उसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद बच्चों अनुच्छेद 148 पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 149 पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 150 है, अनुच्छेद 150 क्या कहता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम अनुच्छेद 150 को लिखिए बच्चों, तो यहां हमारा होगा अनुच्छेद 150।
50। और अनुच्छेद 150 में लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे भारत सरकार व राज्य सरकार के खातों का, भारत सरकार व राज्य सरकार के खातों का क्या प्रारूप होगा, क्या प्रारूप होगा, भारत सरकार व राज्य सरकार के खातों का क्या प्रारूप होगा, ये तय करने का अधिकार, कैग के पास है, कैग के पास है। इतनी बात क्लियर है बच्चों कि जो अकाउंट्स तैयार होंगे उन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, तो ये भी तय करने का जो अधिकार है बच्चों, ये किसके पास है, ये कैग के पास है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा लास्ट आर्टिकल है बच्चों, उस लास्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो आखिर क्या है। तो अगर लास्ट आर्टिकल की बात करें बच्चों तो वह है अनुच्छेद 151, और अनुच्छेद 151 कहता है बच्चों, जो अनुच्छेद 151 है वो अनुच्छेद 151 ये कहता है बच्चों कि जो कैग जो रिपोर्ट तैयार करेगा, राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को संसद में रखवाने का कार्य करेगा। तो ये लिखते हैं, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को, यानी कि जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राष्ट्रपति, कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाने का कार्य करता है, संसद में रखवाने का कार्य करता है। कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाने का कार्य करता है। इतनी बात के लिए बच्चों कि जो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को जो रखवाएगा बच्चों, वो कहां रखवाएगा, संसद में रखवाएगा। और जो लगातार मेरी क्लासेस को देख रहा है उसे इस चीज का पता होगा, हमने जब संसद पढ़ा था तो संसद के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था बच्चों संसदीय समितियां। और बच्चों हमने ये बात की थी जो संसद समिति है उसमें एक समिति थी लोक लेखा समिति, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और ये कहा था कि जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल 22 मेंबर है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से है। और यही लोक लेखा समिति कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को जो राष्ट्रपति संसद में रखवाता है उसकी जांच करता है कि जो कैग की रिपोर्ट है वो सही है या उस रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने लिखवा चुका उस समय, फिर मैंने बताया था कि जो आपका जो कैग है उसे लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, पद प्रदर्शक कहा जाता है और दार्शनिक कहा जाता है। तो इस चीज़ों को आपको देखना है, तो आपको जो संसद जो टॉपिक है हमारा वो देखना पड़ेगा। जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा रखी। अब बात करें बच्चों कि जो भारत का प्रथम जो कैग के पद पर नियुक्त हुआ था उनका नाम क्या था, तो बच्चों उनके नाम की बात करें तो उनका नाम नरहरि राव था। और वर्तमान की अगर बात करें बच्चों तो वह गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आइए लिखते हैं, यहां पे बिंदु डाल के लिखेंगे, भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव थे। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव थे। और लिखेंगे वर्तमान में इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।
तो यानी कि जो वर्तमान में कैग के पद पर है बच्चों वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और जो हमारे पहले व्यक्ति थे जो कैग के पद पर थे वो बच्चों कौन थे, तो इनका नाम था बच्चों नरहरि राव। तो ये बच्चों कैग का हमारा लास्ट आर्टिकल था अनुच्छेद 151। तो आज का जो टॉपिक था बच्चों हमारा कैग था, उस टॉपिक में हमने कैग के विषय में सारी बातें कर ली, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक बच्चों। और इसी के साथ बच्चों जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 5 है वो बच्चों यही बस समाप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट क्लासेस होगी बच्चों उसमें हम भाग 6 की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।